हेलो व्यूअर्स, दृष्टि आईएएस के एडिटोरियल एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। इस सेक्शन में हम अलग अलग न्यूज़पेपर्स और न्यूज़ पोर्टल से आपके लिए एडिटोरियल्स चुनते हैं, जिससे आपको भारत सहित विश्व में होने वाली अनेकों घटनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी मिल सके। डियर व्यूअर्स, इस सेक्शन में सबसे पहले दिए गए एडिटोरियल को हम अपने यूपीएससी सिलेबस से लिंक करते हैं। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण की पॉइंट्स और अंत में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो कि यूपीएससी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से महत्वपूर्ण है, उन्हें देखते हैं। डियर व्यूअर्स, हम आशा करते हैं कि दृष्टि आईएएस की तरफ से लिए गए इस इनिशिएटिव को आप काफी पसंद करेंगे और आपके सुझाव हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जरूर दें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल एनालिसिस। प्रिय व्यूअर, यह वीडियो अंग्रेजी में भी उपलब्ध है। देखना चाहें तो आप हमारे इंग्लिश चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश पर जाएं। आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश वीडियो का लिंक भी दिया गया है। आज का एडिटोरियल हमने द हिंदू न्यूज़पेपर से लिया है, जो कि 29 दिसंबर 2020 को प्रकाशित हुआ है। आज के एडिटोरियल का शीर्षक है वॉर एंड वर्ड्स। यदि आज के एडिटोरियल को हम समराइज करें तो हम ये कह सकते हैं कि तालिबान की शर्तों पर वार्ता शांति और स्थिरता की ओर अफगानिस्तान की धीमी प्रगति को बाधित कर देगी। यदि आज के एडिटोरियल को हम अपने यूपीएससी सिलेबस से लिंक करें तो हम उससे पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस और मुख्यतः इंटरनेशनल रिलेशंस वाले सेगमेंट से जोड़ करके देख सकते हैं। आज के एडिटोरियल के कुछ प्रमुख बिंदु। अगले सप्ताह अफगान सरकार और तालिबान जब एक बार फिर दोहा में अपनी वार्ता शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं, तब एक प्रमुख समस्या जिसे अभी तक संबोधित नहीं किया गया है वह लगातार बढ़ती हुई हिंसा है। अफगानिस्तान के 19 वर्षों से लंबे संघर्ष में वर्ष 2020 सबसे हिंसक वर्षों में से एक रहा है। देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस वर्ष की शुरुआत में दोहा एग्रीमेंट साइन हुआ था अमेरिका और तालिबान के बीच में, जहां पर शर्त यह रखी गई थी तालिबान के सामने कि तालिबान हिंसा का रास्ता छोड़ेगा और अफगानिस्तान की सरकार के साथ मिलकर के एक संयुक्त साझा सॉल्यूशन पर काम करने की कोशिश करेगा। अमेरिका द्वारा ली गई इस पहल में पाकिस्तान ने भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और ऐसा कहा जा रहा है कि तालिबान को वार्ता के टेबल तक लाने में पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा योगदान था। सितंबर के महीने में हमने देखा कि यह वार्ता एक बार फिर शुरू हुई, लेकिन उसी समय हम लोगों ने इस चीज को भी आंका कि ये जो दोहा समझौता है ये एक तरीके से तालिबान की मनमानी बनता चला जा रहा है और अमेरिका जो कि सिर्फ एक ही चीज पर फोकस कर रहा है और वो ये कि अमेरिका जल्द से जल्द तालिबान और आप कह सकते हैं कि अफगानिस्तान से अपनी सेनाओं को वापस बुलाने की पूरी कोशिश कर रहा है। इस वार्ता में यदि हम लोग मुख्य रूप से बात करें तो सबसे ज्यादा फायदा वो तालिबान को होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि तालिबान ने इस वार्ता के शुरू होने से पहले अपनी कई सारी शर्तें रखी जिसको अमेरिका एक एक करके मानता चला गया। एक सबसे बड़ी शर्त जो तालिबान ने अमेरिका के सामने रखी थी वे यह थी कि जितने भी कैदी तालिबान के इस समय अफगानिस्तान की जेलों में बंद हैं या जो हाई फैसिलिटीज, जो सुरक्षा अमेरिका की सरकार की द्वारा दी गई हैं अफगानिस्तान में, उनमें बंद हैं, उन सभी को रिहा किया जाए। अगर तालिबान के हम इस रास्ते को, तालिबान के इस अप्रोच को हम लोग देखें तो तालिबान एक तरीके से बहुत ही बड़ा षड्यंत्र रच रहा है। एक जगह पे वो दोहा समझौता साइन करता है, बातचीत करने की बात करता है, और दूसरी जगह पर इस तथ्य को बिल्कुल भी नकारा नहीं जा सकता कि पिछले 19 वर्षों से, मतलब 2001 से लेकर के अभी तक के यदि समय को देखा जाए तो 2020 का जो वर्ष था वो अफगानिस्तान में सबसे हिंसक वर्ष रहा है, जहां पे तालिबान ने लगातार अपने आतंकी हमले अफगानिस्तान और उसकी जनता के ऊपर बनाए रखे हैं। फरवरी में हुए अमेरिका तालिबान समझौते में अमेरिका ने विद्रोहियों के इस आश्वासन पर अफगानिस्तान से अपने सैन्य बल की वापसी का वादा किया था कि वे अलकायदा जैसे आतंकवादी समूहों को अफगानिस्तान से अपनी गतिविधियां चलाने की अनुमति नहीं देंगे। जो सबसे बड़ी बात इस समझौते के दौरान की गई थी वह ये कि तालिबान किसी भी सूरत में किसी भी आतंकवादी संगठन को या आतंकवादी समूह जैसे कि अलकायदा या बाकी किसी भी आतंकवादी संगठन को, अफगानिस्तान की जमीन एक हिस्सा है काफी बड़ा जो कि अभी तालिबान के कब्जे में है, वहां से वो किसी भी आतंकवादी संगठन को ऑपरेट करने नहीं देगा।
लेकिन ऐसा होता हुआ प्रतीत नहीं दिखाई दे रहा है। सितंबर में अफगान सरकार और तालिबान के बीच भी दोहा में पहली बार एक शांति वार्ता की शुरुआत हुई, लेकिन इन राजनयिक पहलों के बावजूद दोनों पक्षों की ओर से हमले लगातार जारी रहे हैं। देखिए, अफगानिस्तान ने अमेरिका की इस बात को मान तो लिया कि आइए चलिए बैठ करके तालिबान से बात की जाए, लेकिन कहीं ना कहीं अफगानिस्तान की जो सरकार थी वो इस चीज को भली भांति जान रही थी कि तालिबान अपनी बात से मुकर सकता है, और उसका परिणाम हम लोग देख रहे हैं कि दोहा में शांति समझौता साइन होने के बावजूद 2020 का जो वर्ष है वो बहुत ही ज्यादा हिंसक रहा है अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान पुनर्निर्माण पर अमेरिका के विशेष इंस्पेक्टर जनरल के अनुसार 30 सितंबर को समाप्त हुई तिमाही तक हिंसा की घटनाओं में लगभग 50% की वृद्धि देखी गई थी। देखिए, 50% से ज्यादा इंक्रीज हो चुका है अगर हम लोग देखें इस साल, और वो भी सिर्फ और सिर्फ सितंबर माह जब खत्म हुआ है तब तक की मैं बात कर रहा हूं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, और ये एक चिंता व्यक्त करता है कि क्या वाकई में तालिबान इस शांति समझौते में इंटरेस्टेड है, या वो सिर्फ दिखावा कर रहा है और इंतजार कर रहा है कि एक बार अमेरिकी सेना और नेटो सेनाएं अफगानिस्तान को छोड़े और तालिबान एक बार फिर अपने आतंकवादी रवैये के साथ अफगानिस्तान सरकार के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन सके। एक बात जो यहां पे समझने योग्य है वो ये कि यदि नेटो सेनाएं और अमेरिका की फोर्सेस चली जाती हैं अफगानिस्तान से, तो अफगानिस्तान की सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बात जो हम जानते हैं कि तालिबान को खुले तौर पर नहीं लेकिन पीछे से पाकिस्तान का समर्थन प्राप्त है, और पाकिस्तान हर भरसक प्रयास करेगा कि यदि अमेरिका के जाने के बाद वो अफगानिस्तान को एक बार फिर से अपने आतंकवादियों के लिए जो इस समय पाकिस्तान में पनप रहे हैं उनके लिए एक तरीके का ट्रेनिंग ग्राउंड या ट्रेनिंग फैसिलिटी अफगानिस्तान में मुहैया करवा सकें। ये सबसे बड़ा चिंता है। अफगानिस्तान में विशेष रूप से मीडिया पेशेवरों की लक्षित हत्याओं में भी वृद्धि नजर आई है। पिछले कुछ समय में हम लगातार देख रहे हैं कि जो तालिबान है वो अफगानिस्तान की जो मीडिया पर्सनालिटीज हैं उनको निशाना बना रहा है और उनको मारने की लगातार प्रयास कर रहा है। ऐसे ही एक मामले में 10 दिसंबर को टीवी होस्ट मलाला माइवंद की उनके ड्राइवर के साथ हत्या कर दी गई, जबकि इस घटना के 2 हफ्ते के अंदर ही फ्रीलांस फोटोग्राफर रहमतुल्लाह निकजाद को गजनी में मार दिया गया। हालांकि इन घटनाओं में तालिबान ने किसी भी भूमिका से इनकार किया है, लेकिन सरकार के अधिकारियों का कहना है कि जिन विद्रोहियों ने 1990 के दशक के उत्तरार्ध में सत्ता में होने पर टीवी को प्रतिबंधित कर दिया था और प्रिंट मीडिया और रेडियो को अपने प्रचार मंच में बदल लिया था, वे ही इन हमलों के पीछे हैं, क्योंकि वे अपनी आलोचना करने वाली आवाजों को चुप कराना चाहते हैं। जब इन हमलों के संदर्भ में तालिबान से पूछा गया तो तालिबान ने साफ तौर पर इनकार कर दिया कि उसका इन घटनाओं से, इन हमलों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अफगानिस्तान के शीर्ष अधिकारियों का कहना यह है कि इन हत्याओं के पीछे वही लोग शामिल हैं जिन्होंने 1990 के बाद टीवी मीडिया को पूरे तरीके से प्रतिबंधित कर दिया और जो प्रिंट मीडिया यानी कि न्यूज़पेपर और रेडियो को एक तरीके से अपना प्रचार मंत्र बना लिया। इन प्रचार मंत्रों से, मंचों से वही बातें कही जाती थी जो तालिबान के लोगों को सुनने में पसंद आती थी या तालिबान के लोगों की आलोचना नहीं करती थी। हर वो मुंह जो तालिबान की आलोचना उस समय पर करता था उसका मुंह बंद कर दिया जाता था या उसकी आवाज दबा दी जाती थी। तो इस समय भी यही माना जा रहा है कि ये जो हत्याएं हुई हैं मीडिया पर्सनालिटीज की, इनमें कहीं ना कहीं तालिबान के वो लोग शामिल हैं। वर्तमान परिदृश्य, शांति वार्ता एक जटिल प्रक्रिया है। देखिए, इस तरीके से शांति वार्ता नहीं होती है। जैसे कई बार हम लोग भारत के संदर्भ में भी देख सकते हैं कि भाई भारत जो है वो पाकिस्तान के साथ सीज फायर करता है और कोशिश की जाती है कि भाई चीजों को साथ बैठ करके सुलझाया जा सके, लेकिन ऐसा होता नहीं है। पाकिस्तान अक्सर सीज फायर को तोड़ता है और वापस से भारत और पाकिस्तान उसी जगह चले जाते हैं जहां से वो सीज फायर शुरू हुआ था। अमेरिका ने पहले स्वयं तालिबान के साथ एक समझौता किया, फिर अफगानिस्तान की सरकार पर वार्ता में शामिल होने का दबाव बनाया। ये मैं आपको शुरुआत में बता चुका हूं। अफगानिस्तान की सरकार इस शांति समझौते के पक्ष में शुरुआत में नहीं थी,
लेकिन अमेरिका के दबाव के कारण, क्योंकि अमेरिका ने जब फरवरी में दोहा समझौता साइन किया तालिबान के साथ, उसके बाद वो लगातार अफगानिस्तान की सरकार के ऊपर दबाव बनाता रहा कि उसे भी शांति प्रक्रिया में शामिल होना चाहिए। अब्दुल्ला जिन्होंने 2019 के चुनाव परिणामों को चुनौती दी थी और राष्ट्रपति अशरफ गनी की वैधता और अधिकार पर सवाल उठाते हुए एक अल्पकालिक समांतर सरकार का गठन किया था, इस वार्ता में सरकारी प्रतिनिधि मंडल का डेलीगेशन का नेतृत्व कर रहे हैं। यदि हम लोग बात करें कि इस समय अफगानिस्तानी सरकार को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, अफगानिस्तान की सरकार की तरफ से कौन है जो सरकारी प्रतिनिधि मंडल की अध्यक्षता कर रहा है, तो वो है अब्दुल्ला। यदि अब्दुल्ला की बात करें तो सन 2019 में जो अफगानिस्तान में चुनाव हुए थे, उन्होंने चुनाव के नतीजों की प्रामाणिकता को लेकर के संदेह और सवाल उठाए थे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि अशरफ गनी जो राष्ट्रपति बने थे, उनकी जो कुर्सी है उसकी वैधता और उस कुर्सी पे उनके अधिकार को लेकर के भी अब्दुल्ला कई बार अक्सर बहुत खुले तौर पर नाराजगी व्यक्त कर चुके हैं। आंतरिक मतभेद के बावजूद सरकार ने संघर्ष विराम की मांग की थी, लेकिन तालिबान ने इस तरह की मांगों का विरोध किया और बंदियों के आदान प्रदान और भविष्य की शासन प्रणाली जैसे अन्य वार्ता मुद्दों पर जोर दिया। देखिए, भले ही अफगानिस्तान और तालिबान में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, जो अफगानिस्तान की जो सरकार है वो लगातार तालिबान से अपने आंतरिक मतभेद रख रही है, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने संघर्ष विराम की सबसे पहले मांग की। लेकिन तालिबान ने हमेशा से संघर्ष विराम जैसी चीजों का खुले तौर पर विरोध किया और जो बाकी चीजें थी जो उसके हित की थी, जैसे कैदियों को छोड़ दिया जाए, आने वाली सरकार जो बनेगी वो कैसी बनेगी। अब हम सब जानते हैं कि तालिबान का पूरा जो ओपिनियन था, जो तालिबान की सरकार थी, वो शरीयत को फॉलो करती थी, शरिया लॉ को फॉलो करती थी। इस समय अफगानिस्तान में एक डेमोक्रेसी चल रही है, तो यह कहना बड़ा मुश्किल होगा कि यदि कल को चीजें सही भी होती हैं तो तालिबान क्या एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, संसदीय प्रणाली को फॉलो करेगा, या वो फिर से वही कोशिश करेगा कि जो पैटर्न सरकार का शरीयत के फॉर्म में लागू था तालिबान के समय पर, उसी को वापस लाया जाए। इसको लेकर के बहुत बड़ी चिंता है सामने। इसके परिणाम स्वरूप दोनों पक्षों द्वारा संघर्ष की समाप्ति के लिए वार्तारत होने के बावजूद हिंसा जारी रही है। 3 माह की वार्ता के बाद दिसंबर के आरंभ में तालिबान और सरकार के प्रतिनिधि मंडल के बीच वार्ता के नियम विनियम पर एक सहमति बन गई है। देखिए, 3 महीने तक जब बातचीत हुई, जब सितंबर में मिले हैं अफगानिस्तान सरकार का प्रतिनिधि मंडल और तालिबान, तो ये हुआ है कि फाइनल अब जो आने वाली जो बातचीत होगी उसके नियम कानून क्या होंगे, उस पर एक सहमति बन चुकी है। लेकिन संघर्ष विराम अभी भी पूरी तरीके से प्राप्त नहीं हुआ है। इस संघर्ष से बाहर निकलने के मार्ग की तलाश में ट्रंप प्रशासन ने जब शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाया तो तालिबान से कोई उल्लेखनीय समझौता या छूट पाने में विफल रहा। मैंने कहा ना कि ट्रंप प्रशासन इस समय सिर्फ एक ही चीज पर फोकस कर रहा है, और वो है कि जल्द से जल्द अपनी सेना को अफगानिस्तान से बुला ले। यदि इस समझौते को देखा जाए और यदि आने वाले समय में ये समझौता फेल होता है तो इसका कहीं ना कहीं पूरा का पूरा जो दारोमदार होगा वो आएगा अमेरिका के कंधों पर, कि अमेरिका ने अपने हितों को साधते हुए अफगानिस्तान को दोबारा से उसी नरक में ढकेल दिया है जहां से बाहर निकलने की कोशिश पिछले 19 वर्षों से अफगानिस्तान कर रहा है। आगे का रास्ता, देश के अधिकांश ग्रामीण इलाकों पर नियंत्रण रखने वाले विद्रोही पहले से ही उत्साहित बने हुए हैं। अगले अमेरिकी प्रशासन को शांति प्रक्रिया की एक ईमानदार समीक्षा करनी चाहिए और तालिबान पर रियायतें देने के लिए दबाव बढ़ाना चाहिए। यदि हम लोग बात करें आज के समय में, तो अफगानिस्तान का जो अधिकांश ग्रामीण इलाका है वहां पर आज भी तालिबान का बहुत बड़ा कंट्रोल है, और आने वाली चीजों को लेकर के जो तालिबान और उसके आतंकी हैं वो बहुत उत्साहित हैं। इस समय जरूरत इस चीज की बनती है कि आने वाला जो नया अमेरिकी प्रशासन होगा जो बिडेन की नेतृत्व के तहत, उनको ये कोशिश करनी चाहिए कि ये जितनी भी अभी तक बातचीत हुई है, सबसे पहले तो उसकी एक ईमानदार समीक्षा की जानी चाहिए, और उस समीक्षा के बाद कहीं ना कहीं जो कोशिश रही है डोनाल्ड ट्रंप की कि वो अपनी सेना को वहां से निकालें, नेटो देशों से बात करके जो बिडेन को सबसे पहले नेटो के जो सेनाएं हैं उनकी संख्या बढ़ाई जानी चाहिए, ताकि यदि अमेरिका की सेना वहां से जा भी रही है
तो तालिबान को कोई बड़ा खास एडवांटेज ना मिले। इसके बाद दूसरा प्रयास ये करना चाहिए कि तालिबान के साथ सही तरीके से दबाव देकर के बात करें और ये जितनी भी रियायतें जो मिली हैं तालिबान की तरफ को, उन सभी रियायतों को एक बार दोबारा से समझा जाए और साथ ही साथ तालिबान से भी कुछ सॉलिड, कुछ कंक्रीट आना चाहिए कि हाँ, वो भी ऐसा प्रतीत हो कि वो सिर्फ और सिर्फ बातचीत में नहीं बल्कि एक सॉल्यूशन निकालने में इंटरेस्टेड हैं। संघर्ष के स्थायी समाधान के लिए वार्ता जरूरी है। देखिए, इसका समाधान निकल सकता है तो सिर्फ वार्ता से, लेकिन वार्ता के लिए जरूरी है कि दोनों जो पक्ष हैं वो एक सेम पेज पर आए, एक टेबल पर आए। ऐसा नहीं हो सकता है कि अफगानिस्तान की सरकार चाह रही है समझौता और तालिबान इंतजार कर रहा है अमेरिका के जाने का, ताकि उसके बाद अफगानिस्तान की सरकार कमजोर पड़ जाएगी और वापस से पाकिस्तान के सहयोग से मिलकर के वो दोबारा अपनी आतंकी गतिविधियों को अफगानिस्तान में बढ़ा सके। ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन यह वार्ता तालिबान की शर्तों पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह उस मामूली प्रगति को भी नष्ट कर सकता है जो सत्ता से तालिबान के पतन के बाद अफगानिस्तान ने प्राप्त की है। मैंने आपको बार बार यही बोल रहा हूं कि तालिबान, उसकी शर्तों पर यह वार्ता नहीं होनी चाहिए। यहां पर दोनों पक्षों के हितों को हमको ध्यान में रखना है, क्योंकि यदि सिर्फ और सिर्फ तालिबान के शर्तों पर यह वार्ता हुई तो जो भी प्रगति अफगानिस्तान ने पिछले 19 वर्षों में करी है वो प्रगति पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगी। यहां पर हमको यह भी देखना है कि भारत के लिए यह किस तरीके से हानिकारक हो सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि तालिबान को पाकिस्तान का समर्थन प्राप्त है और यदि अमेरिकी सेनाओं और नेटो सेनाओं के जाने के बाद तालिबान ने दोबारा से अपने आप को इस्टेब्लिश करने की कोशिश करी अफगानिस्तान में, तो उसे पाकिस्तान का पूरा पूरा समर्थन प्राप्त होगा और बाद में पाकिस्तान अफगानिस्तान की भूमि का पूरा इस्तेमाल करेगा, जिसके तहत वो भारत के ऊपर और अधिक मात्रा में आतंकी हमलों को बढ़ा सके। तो यहां पर भारत को भी समझना होगा और भारत को भी यहां पे अपनी भूमिका इस तरीके से दिखानी पड़ेगी, इस तरीके से व्याप्त करनी पड़ेगी कि अफगानिस्तान की सरकार के ऊपर किसी तरीके का कोई प्रेशर ना आए। और ये समय है कि इस रीजन में, इस जियोपॉलिटिकल रीजन में जो हम लोग यहाँ पे बात कर सकते हैं कि जो भौगोलिक एरिया है, यहाँ पर भारत को एक बड़े भाई की भूमिका निभानी होगी, जिससे कि समाधान निकल सके, अफगानिस्तान के लिए भी किसी तरीके की समस्या ना खड़ी हो और आने वाले समय में भारत भी अपने आप को और अधिक सुरक्षित कर सके। तो व्यूअर्स, ये था आज का एडिटोरियल। आज के एडिटोरियल के संदर्भ में जो क्वेश्चन बन सकता है वो है, दोहा शांति समझौता क्या है, अफगानिस्तान और इसके निवासियों पर इस समझौते का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो व्यूअर्स, आई होप आप सभी को यह एनालिसिस पसंद आया हो। धन्यवाद।